हेलो, नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का बजट 2020-21 जो पेश किया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 28 फरवरी 2020 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बजट 2020-21। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू बजट एट ए ग्लांस, यानी कि बजट एक दृष्टि में। ठीक है, बजट की बारीकियां बताने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी समझ आएगा आपको। मैं एक बात बता दूं, ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे बजट का, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है यूनियन बजट पर, जो भारत सरकार का बजट है। उसमें मैंने काफ़ी सारी क्लियर की हैं चीज़ें। तो आपसे अनुरोध है कि आप वो वीडियो भी देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू किसको बोलते हैं? रेवेन्यू होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं राजस्व। दो तरह की खर्चे होते हैं, प्राप्तियां होती हैं गवर्नमेंट की। एक तो रेवेन्यू, एक कैपिटल। अब देखते हैं रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू किसको बोलेंगे? जो राजस्व शॉर्ट टर्म के लिए, यानी थोड़े कम समय के लिए है, जैसे 1 साल से कम समय के लिए, 12 महीनों से कम समय के लिए, उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए, कोई 4 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल जो भी है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट कोई भी मान लो हॉस्पिटल खोलती है, जो हॉस्पिटल खोलने का खर्चा है, जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है, ऐसा तो नहीं कि हर साल हॉस्पिटल बनाएगी। एक ही बार बनाया हॉस्पिटल एक जगह पे, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हॉस्पिटल के और खर्चे हैं, जैसे डॉक्टर्स की सैलरी, दवाइयाँ वगैरह और भी बिजली का खर्चा, ये किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू का खर्चा है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा रेवेन्यू और कैपिटल का बीच में डिफरेंस। अब देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, नीचे जाके इसमें डेफिनेशन गिवन है, वहाँ से देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी कि इसको बोलते हैं वित्तीय घाटा। ये क्या है? ये डिफरेंस होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर का। बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है और जितना गवर्नमेंट प्राप्त कर रही है,
एक साल के अंदर, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, यानी कि वित्तीय घाटा। जैसे गवर्नमेंट ने खर्च किया 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, उसको प्राप्त हुआ सिर्फ 95 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब क्या है कि 5 करोड़ का घाटा हुआ है गवर्नमेंट को, सरकार को। उसको ही बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, यानी कि वित्तीय घाटा। ध्यान रखिए इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। इसका मतलब क्या होता है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट का, यानी कि जो कैपिटल भी तो मिलती है हमको, पूंजी भी तो मिलती है। जैसे हम कोई कंपनी बेचते हैं बड़ी, वो कैपिटल रिसिप्ट में मानी जाती है। यानी नॉन डेट होनी चाहिए, यानी कि उस पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, वही हम कैपिटल रिसिप्ट काउंट करेंगे। ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे फिजिकल डेफिसिट। अब क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये सिर्फ इसमें सिर्फ रेवेन्यू की बात, तो हम रेवेन्यू की बात करेंगे, इसमें कैपिटल की बात नहीं करेंगे। सिंपल है, जितना हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ, उनका डिफरेंस ही क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। भी हमने खर्चा ज़्यादा किया और हमको प्राप्त कम हुआ, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, या हिंदी में बोलेंगे राजस्व घाटा। ठीक है। एक टर्म और आती है यहाँ पे, उसका नाम है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें क्या होता है, इसमें वही है, ये रेवेन्यू डेफिसिट ही है। इसमें थोड़ा एक डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है रेवेन्यू डेफिसिट का। और जो कैपिटल हमने किसको दे रखी है, ऑटोनोमस बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को दे रखी है। जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है ऑटोनोमस बॉडीज हैं। इनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, कुछ पैसा देती है इनके फंक्शनिंग के लिए भी, ताकि अच्छी तरीके से काम कर सके अपना। ठीक है। तो वो हम इसमें से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये हमारा ही पैसा है, इसलिए। वैसे तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट होती है, गवर्नमेंट का कोई इनके ऊपर अधिकार नहीं होता, लेकिन आपको भी पता है कि गवर्नमेंट की ही चलती है। तो ये है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। और जो गवर्नमेंट ने ग्रांट प्रदान किए हैं ऑटोनोमस बॉडीज़ को, उसमें से माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में से, तो निकलता है अपना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो अब पढ़ते हैं स्टार्टिंग से ही। तो स्टार्ट यहाँ से होता है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिजिकल पैरामीटर में। हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स हरियाणा की, और क्या क्या हमारे पैरामीटर सेट कर रखे हैं हमने। ठीक है। हमको पता है कि 1966 में जब हरियाणा आज़ाद हुआ था, आज़ाद मतलब अलग हुआ था पंजाब से, तभी से अपनी कौन सी इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यानी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है। खत्म नहीं मतलब इसका शेयर जीडीपी के अंदर कम होता जा रहा है। 2019-20 के अंतर्गत हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो क्या नाम है कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 16% है, और सेकेंडरी सेक्टर का है 32%, और टर्सरी सेक्टर का है 50.6%। अब आप कहोगे प्राइमरी सेक्टर ये क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर को समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल कच्चा माल बनाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा किसान का मैं। ठीक है, कोई किसान है, गन्ना की फसल पैदा कर रहे हैं, गन्ना उगा रहा है, वो किसका हिस्सा होगा, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होगा। ठीक है।
अगर वो गन्ना शुगर मिल के अंदर लेके जाए, वहाँ पे उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो चीनी बनती है, वो चीनी बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कि हमने प्रोसेस किया है किसको, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया है। तो वो चीज़ कुछ उस इफेक्टिव चीज़ बना रहे हैं उससे, तो वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। जो शुगर मिल्स हैं, इंडस्ट्री हैं, वो किसके अंदर आती हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट हैं, किसके अंदर आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं एग्रीकल्चर, पशुपालन, मछली पालन और माइनिंग वगैरह। जैसे खान कोयला निकालते हैं अपने हरियाणा में, तो निकलता नहीं है, जहाँ भी निकलता है उनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जहाँ उनकी प्रोसेसिंग होती है प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट की, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे शुगर मिल में शुगर बनती है, गन्ना किसान लेके आते हैं। थर्ड सेक्टर होता है अपना टर्सरी सेक्टर। इसका सबसे बड़ा योगदान है अपनी जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। इसमें क्या आती है, इसमें सर्विस आती है। इसमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सेवा प्रदान की जाती है। जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर जैसे डीसी वगैरह हो गए, पब्लिक डीलिंग में कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, ठीक है, ये बच्चों को। उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, या इसको सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, टर्सरी सेक्टर भी बोल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा योगदान है अपनी जीडीपी 50.6% का, ठीक है। सरकार क्या कर रही है, सरकार तीनों का बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल ठप हो जाए, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करने, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों तो इंटरलिंक्ड हैं कम से कम, प्राइमरी और सेकेंडरी। सरकार को, अच्छी सरकार उसको ही बोला जाता है जो तीनों सेक्टर को इक्वली ग्रो कराए, बैलेंस ग्रोथ हो तीनों सेक्टर की, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। इंक्लूसिव ग्रोथ हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। गवर्नमेंट का प्लान है सब सारे सेक्टर को बैलेंस करने के लिए। गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रमोट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेक्टर, हर सेक्टर में ग्रोथ बैलेंस बनी रही। हमने जीडीपी ग्रोथ कितनी, 54% की, 54.4% की हमने जीडीपी ग्रोथ की है 2015 से लेकर 14-15 से लेकर 19-20 तक, जब से बीजेपी की सरकार आई है। हमने 5 सालों में 54.4% की ग्रोथ अचीव की है टोटल जीडीपी में, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में 32.6% की ग्रोथ हुई है, ठीक है, जो एक रोबस्ट इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फिजिकल पैरामीटर, जो हमने पढ़ा था, घाटा, रेवेन्यू, फिजिकल डेफिसिट, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक एक्ट है, एक्ट क्या है, FRBM एक्ट। इसको बोलते हैं फिजिकल, इसका नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या होता है भाई, हमने कुछ एक्ट में धाराएं हैं, मतलब प्रावधान दे रखे हैं, हमें इतने से कम होना चाहिए आपका घाटा, तो इकोनॉमी सही रहेगी। यानी इसके एक्ट के अंडर जो भी स्कीम्स आएंगी, जो भी बजट पेश होगा, इस एक्ट के अंदर होना चाहिए, जो उसकी प्रावधान बजट के इस एक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है, 2019-20 का फिजिकल डेफिसिट अपना है 2.82%, यानी 2.82% किसका, टोटल बजट का। मान लो 100 करोड़ का बजट है, तो उसमें से 2.82 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है अपना, ठीक है। और हम एस्टिमेट कर रहे हैं 2.73 कम हो जाए घाटा 2021 के ईयर में, ठीक है, जो 3% की लिमिट से कम है। FRBM की कितना लिमिट है, 3% की, यानी FRBM के एक्ट के अंदर 3% के अंदर होना चाहिए अपना फिजिकल डेफिसिट, तो इकोनॉमी सही रन करती है, जो कि बिल्कुल सही है अपना, ठीक है। लेकिन अपना यूनियन गवर्नमेंट का हमने पढ़ा था 3.8% है, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा है घाटा अपनी
सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, अब पढ़ते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट अपना 16-17 से में कितना था, 2.83% था, लेकिन यह घटकर 2020-21 में कितना अनुमान है, 1.64% पर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, ये भी 3% के अंदर आता ही है वो, यानी कि बहुत ही अच्छा कदम है ये भी। अब पढ़ते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। ये भी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.01% था 2018-19 में, 0.82% हो गया 2019-20 में, और हम एस्टिमेट कर रहे हैं 0.75% रहेगा 2020-21 के अंदर। ये भी बहुत ही अच्छा है, अगर ये हम अचीव कर पाते हैं तो धीरे धीरे अपना घाटा कम हो रहा है, इसका मतलब ये है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है, डेट टू GSDP रेशो। इसका मतलब क्या है कि अपनी टोटल GDP का कितना परसेंट कर्ज है, तो उसका है अपना 25% की लिमिट है FRBM की, उसके अंडर होना चाहिए। तो हमने ये मेंटेन किया है, ये हमने मेंटेन किया है, ये अच्छी बात है। 25% से कम है अपना कर्ज टोटल GDP का, उसको बोलते हैं डेट टू GDP रेशो। GDP यहाँ पे ये वर्ड है GSDP, इसको बोलते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम इंडिया की बात करते हो तो सिंपल होता है GDP, लेकिन हम स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ लिखना पड़ता है हमको GSDP, यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर एंड फोकस सेक्टर, यानी कि क्या खर्चे हुए और किन सेक्टर पे हमने फोकस किया है, ये देखते हैं। टोटल 2020-21 के बजट में हमने इतना एक्सपेंडिचर करने का निर्णय लिया है, 1,42,343 करोड़ का बजट है। ठीक है, जो पिछले बजट से 7.7% ज़्यादा है। पिछला बजट अपना था 1,32,165 करोड़ रुपए का, लगभग 10,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है अब की बार पिछले बजट से। फोकस किन सेक्टर पे किया गया है, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल जस्टिस, इन सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है बजट के अंदर। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना बढ़ा है, एस्टिमेट हमने किया 15.96% बढ़ेगा BE बजट ईयर 2020-21 में। तो कितना हो जाएगा, ये भी फिगर याद करना पड़ेगा आपको, 89,964 करोड़। तो पिछली बार कितना था, 77,580 करोड़ था, यानी कि इतना रेवेन्यू अपन को प्राप्त होगा। ध्यान रखने ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट अलग होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पीछे पढ़ लिया रेवेन्यू रिसिप्ट, एक बार देख लेते हैं कितना है। बस आपको ये फिगर याद करनी है 2020-21 की, और कोई याद नहीं करना। इतना 89,000 करोड़। ठीक है, अपने में ज़्यादा डीप में जाना, टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स कितना है, कुछ नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है, और कैपिटल रिसिप्ट 29,000 करोड़, ये है 29,787 करोड़ रुपये अनुमानित है। ठीक है, मतलब अभी आया नहीं है, आने की संभावना है, मतलब इतना हम सोच रहे हैं आएगा। ठीक है, ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये कैपिटल, इतना हम प्राप्त करेंगे गवर्नमेंट। और ये आगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ, ये है एक्सपेंडिचर, इतना एक्सपेंडिचर सरकार खर्च करेगी, इतना खर्च करेगी, इतनी प्राप्तियां होंगी, इतना खर्च करेगी। ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काम की चीज़ नहीं है कुछ भी आपके लिए, वैसे आंकड़े भी अच्छे हैं, ये भी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ये हमने पीछे पढ़ भी लिया है ये चीज़ें, कितनी रेवेन्यू डेफिसिट है अपना
कितना रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ये भी आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना, जो हम ज़रूरी होंगे पढ़ लेंगे। सबसे यहाँ पे आते हैं एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब देखते हैं मेजर एलोकेशन, डिपार्टमेंट्स को कितना मिला है, किस किस डिपार्टमेंट, किस किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है, ये जरूरी है देखना, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस के अंदर क्या क्या आते हैं, एग्रीकल्चर आ गया, पशुपालन आ गया, मछली पालन आ गया, बागवानी आ गई। ठीक है, सब कुछ इसके अंडर ही आ चुका है। इसको कितना मिला है, इसको हम रेवेन्यू कैपिटल अलग अलग देखेंगे, इसमें टोटल देखेंगे कितना मिला। टोटल मिला है हमको 5,474 करोड़ रुपये मिला है इस सेक्टर को। ये बढ़ावा देने की कोशिश है किसानों को। ये कोऑपरेशन जरूरी है, अपने लिए पढ़ना है, काट तो इसको। एजुकेशन ये भी जरूरी है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। सबसे ज़्यादा पैसा जिस सेक्टर को मिला है उसका नाम है एजुकेशन सेक्टर। कितना पैसा मिला है, 19,343 करोड़ रुपये। ये टोटल बजट का 15% है। तो सबसे ज़्यादा खर्च अब की बार गवर्नमेंट कर रही है शिक्षा पे। ठीक है, और शिक्षा के अंदर ही आता है टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ITI वगैरह होती हैं, उनको कितना दिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1,553 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट किया गया है। ध्यान रखिए दोनों के लिए है, टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, और स्किल डेवलपमेंट ITI वगैरह, इनके लिए 1,553 करोड़ कंबाइन। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य अच्छा हो लोगों का, मतलब स्वास्थ्य में कोई कमी ना हो, उसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है, उसके लिए किया गया है 6,533 करोड़ रुपये। ये भी जरूरी है, अस्पताल खोलेंगे नए नए और सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में कैसे। होम सर्विस, होम डिपार्टमेंट, जैसे होम होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय अंदर क्या आता है, पुलिस आती है मेन, तो पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर ये आता है। इसको कितना मिला है, 5,672 करोड़ रुपये का इसको भी मिला है। ये भी अच्छा एलोकेशन है। पावर, बिजली कंपनी के लिए, बिजली के लिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी होती है, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और भी एनर्जी जिसमें क्या नाम है कि कोई फॉसिल फ्यूल का यूज़ नहीं होता है जिसमें, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। उसके लिए कितना दिया गया पैसा, 5,672 करोड़ रुपये। उसके बाद आते हैं सॉरी इसके लिए दिया गया है 7,559 करोड़ रुपये, 5,672 होम के लिए थे। ठीक है, आगे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ SCs एंड BCs, यानी कि सामाजिक न्याय के लिए, समझ सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, और एम्पावरमेंट किसकी, वुमेन्स की, महिलाओं की, और बच्चों की विकास, महिला एवं बाल विकास, और सामाजिक न्याय, और वेलफेयर किसका, SC और BC अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए कितना पैसे खर्च किए जाएंगे, लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,878 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है इनके लिए। आगे है रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्राम विकास और पंचायत, यानी कि गांव के विकास के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा, वो है 6,294 करोड़ रुपये। ये भी अच्छा अलॉटमेंट है। ट्रांसपोर्ट, पता ही होगा ट्रांसपोर्ट का, अपना हरियाणा रोडवेज स्टेट ट्रांसपोर्ट यही है, इसके लिए 2,570 करोड़ रुपये का बजट है। इसके लिए बसें खरीदेंगे, क्या काफ़ी सारी एडवांसमेंट लाएंगे टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके लिए इतना
अलॉटमेंट है बजट का। और बाकी और देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। जैसे अर्बन डेवलपमेंट होती है भी शहरों का विकास कैसे किया जाए, भी नए शहर कैसे बचाए, जैसे हुड्डा सेक्टर कटते हैं ना, नहीं उनको कैसे डेवलप किया जाए सिस्टमेटिक तरीके से। तो उसके लिए कितना अलॉट किया गया, 6,555 करोड़ रुपये। इंडस्ट्री कॉमर्स ये लिए जरूरी नहीं है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, सिंचाई के लिए ये इसके अंदर ही आगे, वैसे एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स 4,960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसके अंदर भी। और मेन क्या हो गया, पब्लिक एंड पब्लिक वर्क, जैसे PWD होता है, रोड एंड ब्रिजेस बनाते हैं, इसके लिए इतना करोड़ 3,541 करोड़। बस आपके लिए बस इतना ही, ठीक है। इसमें पेंशन के लिए दे सकते हैं आप, पेंशन देते हैं बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को पेंशन 9,000 करोड़ रुपये की पेंशन उनको दी जाएगी, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था ये वाला सेक्टर, ये वाला पोर्सन। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कितना किसको मिला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, अब देखते हैं पैसा आया कहाँ से और जाएगा कहाँ पे, ठीक है। शेयर किसका कितना है, सबसे ज़्यादा पैसा आता है 32% अपना बोरोइंग से। बोरोइंग मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे होती, क्या होती है बोरोइंग। बोरोइंग होती है जो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है, कुछ अपना गिरवी रखती है, भी आप ले लो, हमारी ज़मीन गिरवी रख लो, हमको पैसा दे दो। कुछ भी मान लो जो गवर्नमेंट ओन करती है वो गिरवी रख के पैसा लेती है, उसको बोलते हैं बोरोइंग। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उससे पैसा मिल जाता है। और कौन सा है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, यानी जो टैक्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। GST वगैरह स्टेट का भी होता है GST के अंदर, एक तो वो टैक्स, और वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, ये सारे टैक्स लगाते हैं। उससे कितना पैसा मिलता है अपने को, 37% पैसा सबसे ज़्यादा इनसे होता है अपना रेवेन्यू गवर्नमेंट का, किससे, टैक्सेज से। और क्या है इसमें, डेवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, इसका मतलब क्या है जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, कौन सा पैसा देती है, GST वगैरह देती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्या क्या देती है, वो पैसा उसको बोलते हैं डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, उसका भी 16% शेयर है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर 16% शेयर है, डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर का 16%। उसमें क्या है, कौन कौन सा शेयर है इसमें, स्टेट शेयर फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेज, स्टेट का शेयर है जो सेंट्रल टैक्सेज के अंदर में, सेंट्रल कोई टैक्स लगाया उसके अंदर कितना स्टेट का शेयर है, वो है 6%। और जो क्या नाम है, सेंट्रल शेयर है अंडर CSS, ये क्या होता है CSS, ये होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो स्कीम सेंटर की है लेकिन स्टेट के अंदर चल रही है, उसको बोलते हैं CSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसके लिए कितना पैसा, 10% वो पैसा है, ठीक है। बोरोइंग्स में क्या क्या होता है, जैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन 19%, सबसे ज़्यादा ये डेवलपमेंट लोन देती है गवर्नमेंट। फूड प्रोक्योरमेंट, फूड प्रोक्योरमेंट जैसे मतलब अनाज खरीदती है गवर्नमेंट, तो किसको बेचती है, फूड कंपनी जैसे हैफेड वगैरह इनको बेच देती है, तो उनसे भी बोरिंग हो जाती है फूड प्रोक्योरमेंट। और नाबार्ड, वेज एंड मीन्स, काफ़ी सारे वेज हैं, इससे भी पैसा आता है गवर्नमेंट का, बोरिंग्स का। और कौन से टैक्स है स्टेट के, स्टेट GST है, आपको बता दिया मैंने पहले, वैट है, एक्साइज ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी है, व्हीकल टैक्स है, और भी टैक्स हैं सारे, यानी कि आप पढ़ लेना, आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये पढ़ने के ही है, इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है इतना। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे हम बस में बैठते हैं तो किराया लेते हैं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स में नहीं आते, ठीक है। मतलब टैक्स तो अलग चीज़ होती है। अब फ्री में
ट्रैवल करते हो बस में तो आप टैक्स दे रहे हो कुछ, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हो तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। अर्बन डेवलपमेंट, जैसे अर्बन डेवलपमेंट, जैसे आप कम्युनिटी को टैक्स देते हो, आप घर में घर बना रखा आपने, कम्युनिटी टैक्स आ रहा है आपका, और किसी चीज़ का टैक्स आ रहा है, जैसे सीवरेज का टैक्स आ रहा है, वो भी अर्बन डेवलपमेंट में आता है। माइनिंग एंड जियोलॉजी, माइनिंग करते हैं, कोई कुछ खदानों से कुछ निकालते हैं हम, ठीक है, उसमें आता है माइनिंग एंड जियोलॉजी के अंदर, वो है 0.72% शेयर। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट बच्चों को, उससे वो फीस भी लेती होगी थोड़ी बहुत, मिनिमल फीस होती है वो बहुत ही कम, उसके लिए 0.58% आता है वहाँ से पैसा, ठीक है। ये ऐसी रिप्ट होगी गवर्नमेंट की, ठीक है ना, गवर्नमेंट की रिसिप्ट, यहाँ से पैसा आता है। पैसा जाता कहाँ है, आप ये देखते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा सोशल सर्विस के अंदर, 34% जितना जीडीपी का पैसा है बजट का, किसमें जाता है, सोशल सर्विस के अंदर जाता है। अब सोशल सर्विस में क्या क्या आता है, और पैसा कहाँ जाता है, 28% रीपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड इंटरेस्ट, जो हमने कर्ज लिया है उसको चुकाने में 28% पैसा खर्च हो रहा है अपना। इकोनॉमिक सर्विस में 22% और जनरल सर्विस में 13%। देखते हैं आगे इकोनॉमिक सर्विस में क्या क्या है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंक्लूडिंग इरिगेशन सब्सिडी दे रहे हैं हम, उसमें 12% खर्च हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, रोड बनाने में इनके अंदर 3%। रूरल डेवलपमेंट पंचायत 4.45%, ठीक है। सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा होती है एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, न्यूट्रिशन, फैमिली हेल्थ वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक है। बताइए एजुकेशन, पता ही आपको लगभग 15%, 14.17% खर्च होगा एजुकेशन के अंदर। और बाकी हमने पढ़ लिए सोशल सर्विस में क्या क्या खर्च होगा, पढ़ लेना आप, ये हम देखने का ही है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने का नहीं है, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है 4.8% होता है इसके अंदर। और पेंशन में हमने 7% हमने पढ़ा ना, पेंशन 9%, सॉरी 9,000 करोड़ रुपये खर्च होगा तो 7% बनता है टोटल बजट का, ठीक है। ये भी पढ़ा था हमने, रीपेमेंट ऑफ डेट, प्रिंसिपल अमाउंट जो मूल अमाउंट होता है उसको देने में 15% जीडीपी खर्च होती है बजट का, और जो सिर्फ इंटरेस्ट है, सिर्फ ब्याज चुकाने में हमको 12% खर्च करना पड़ता है, यानी कि ब्याज के अंदर ही तरह हमको इतना पैसा देना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइस। हमको ये दिखाना पड़ेगा कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और करंट प्राइस क्या होता है। अब देखते हैं कांस्टेंट प्राइस, समझते हैं पहले कांस्टेंट प्राइस होता है क्या है। कांस्टेंट प्राइस इसको बोलते हैं, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, इस टाइम आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, वो 1 साल बाद 100 रुपये का 200 रुपये हो गए आपके, ठीक है। लेकिन क्या उस 200 रुपये की वैल्यू आज के 200 रुपये से की वैल्यू के बराबर होगी? नहीं होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होती है 1 साल के अंदर। तो जो आपके 200 रुपये बने हैं उसकी वैल्यू लगभग 170 या 180 रुपये होगी। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होती है, ठीक है। इसलिए जो कांस्टेंट प्राइस होता है हम उसमें क्या लेते हैं, महंगाई का फैक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या ना, महंगाई फैक्टर ऐड होता है कांस्टेंट प्राइस के अंदर। महंगाई का फैक्टर ऐड करते हैं, ठीक है।
जैसे हम देखते हैं, हम जीडीपी देखते हैं, अपनी जीडीपी जीएसडीपी 54.4% ग्रो हुई है कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कांस्टेंट प्राइस पे हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे जीडीपी को, और 90% ग्रो हुई है करंट प्राइस पे। लेकिन हम करंट प्राइस मैटर नहीं करता है यहाँ पे, हम यहाँ मैटर करता है सिर्फ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अब देखते हैं पहले कितनी थी, अब कितनी हो चुकी है। 2014-15 में अपने 3,70,535 करोड़ रुपए थी जीडीपी, तो बढ़ते 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 6,16,878 करोड़ रुपए हो चुकी है कांस्टेंट प्राइस पे। ध्यान रखना है किस पे है, कांस्टेंट प्राइस पे। इसमें क्योंकि महंगाई भी काउंट करते हैं तो इसलिए हमेशा करंट प्राइस से कम होती है। करंट प्राइस में 9,39,720 करोड़ रुपए हैं अपनी जीडीपी, लेकिन महंगाई के कारण ये इतनी है, इसकी वैल्यू अभी इतनी है, कितनी, 6,16,878 करोड़ रुपये का एस्टिमेट है 2020-21 का। ध्यान रखना, करंट में करंट का ये है 5,72,240 करोड़ रुपये। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा जीडीपी। आगे क्या है, ये भी जीडीपी है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना परसेंटेज है, कितना, ये क्या है, ग्रोथ है, ये क्या है, जीडीपी ग्रोथ, कितनी जीडीपी अपनी हर साल बढ़ रही है। 2014-15 में 7.4% थी, 6.6%, तो एक सबसे जंप लिया 11.6% हो गई थी 2015-16 में, उससे बहुत स्टेबल होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो करंट कितनी है अपनी, 7.7%। ठीक है, हम अब ये एस्टिमेट लगाएंगे 2020-21 का, तो अभी करंट में 7.7% है। इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन 8.2% पूछा गया था हरियाणा के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में। ये पूछा गया था 2017-18 के अंदर इंडिया की, हरियाणा की जीडीपी कितनी रही, तो रही थी वो 8.2%। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं 18-19 की पूछ सकते हैं, या 19-20 की पूछ सकते हैं, याद कर लेना इनको। 7.5% 18-19 की है, और 19-20 की 7.7% ग्रोथ। ठीक है, ध्यान रखना, जीडीपी नहीं है, जीडीपी ग्रोथ है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ये भी हम मापते हैं हम कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस में ये लिखा होता है 2011-12, यानी 2011-12 को हम बेस ईयर मानते हैं, यहाँ से हम कांस्टेंट महंगाई का ऑप्शन लगाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस का कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, हरियाणा हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग ऑल में। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा अपनी पर कैपिटा इनकम है हाईएस्ट, लेकिन किसमें, मेजर स्टेट्स में, बड़े राज्यों में। ध्यान रखना, छोटे राज्य काउंट नहीं है इसके अंदर, बड़े राज्यों में। ठीक है, वैसे सबसे ज़्यादा गोवा की है, वो छोटा राज्य अपने से। ठीक है, 79% की ग्रोथ हुई है अपनी करंट प्राइजेस के अंदर, लेकिन 44% ग्रोथ हुई है कांस्टेंट प्राइस में, यानी कि 44% की एक्चुअल ग्रोथ हुई है अपनी 5 सालों के अंदर, किसमें, पर कैपिटा इनकम में, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना है। हम देखते हैं सिर्फ कांस्टेंट प्राइस पे देखते हैं, ये भी ज़रूरी है, सारे हमको आंकड़े रखने पड़ेंगे, 18-19 के, 19-20 के और 2020-21 के एस्टिमेटेड, ये पूछ सकते हैं। 2018-19 के 1,69,409 करोड़ 409 रुपये, करोड़ नहीं है, 1,69,409 रुपये प्रति व्यक्ति आय है थी अपनी, तो बढ़कर 1,80,206, 1,80,026 रुपये हो चुकी है 19-20 में, और एस्टिमेट है अपना 2020-21 का 1,91,676 रुपये। ध्यान रखना, इसमें कांस्टेंट प्राइस वाला ही मैटर करता है, करंट प्राइस में अपनी जीडीपी इतनी है, ध्यान रखना 2,83,961, लेकिन इसमें महंगाई काउंट नहीं की गई है, तो महंगाई काउंट करके ये वाली बनती है। ठीक है, महंगाई काउंट करना जरूरी होता है, क्योंकि इस पैसे की वैल्यू
इतनी है आज के रेट में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये रेवेन्यू डेफिसिट मैं पढ़ा चुका हूँ कितना परसेंट है, 0.75% है, इतना ही नहीं है पोस्ट पेपर में, आपको याद रखना है इसमें बस। फिजिकल डेफिसिट भी आपको बता चुके हैं कितना है, 2.73% रहने के अनुमान है 2020-21 में, ठीक। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ ऊपर। डेट लाइबिलिटी में कितना परसेंट भी अपने पे कर्ज है, कर्ज दे बनता है अपना कितना परसेंट, वो है अपना डेट लाइबिलिटी 12%, 12.8% 2019-20 का है, और 12.4% एस्टिमेट है 2020-21 का। अब ये क्या है, इसमें दो चीज दे रहे हैं, विदाउट उदय और विद उदय। उदय क्या है, उदय को समझते हैं हम क्या है उदय। उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बिजली कंपनियां होती हैं वो घाटे में चल रही होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको रेट नहीं बढ़ाने देती बिजली के, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता था पहले, तो बिजली कंपनियां अपना घाटा पूरा नहीं कर पाते थे, जिससे क्या होता था बिजली कट लगते थे बिजली के, और क्या नाम है अपनी सैलरी नहीं दे पाती थी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या होता था, क्या नाम है ओवरऑल जीडीपी पे फ़र्क पड़ता था, जीडीपी पे। तो एक योजना लाई के 2015 के अंदर उदय, इससे क्या होगा, इसके अंतर्गत ये था जितना भी बिजली कंपनियों का घाटा है उसका 75% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जितना भी बिजली कंपनियों का घाटा है उसका 75% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सकें। बस ये है, इसके अंदर इतना याद रख लो। इससे क्या होगा, तो सरकार पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, वो भी सब बात है। उससे जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी, डेट भी बढ़ेगा, कर्ज भी बढ़ेगा, ये फ़र्क है, ठीक है, समझ गए ना। इतना याद रख लो, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वही स्टेट लाइबिलिटी जीएसटीपी कितना है विद उदय, उदय के साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे। उदय स्कीम 2015 में आई थी, इससे पहले नहीं थी, इसमें यहाँ से आई थी। उदय के साथ देखो अपनी डेट लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है, 21% हो चुकी है। वैसे 25% की लिमिट से अभी भी कम है, ये जो अच्छी बात है, ठीक है। 21% टोटल जीडीपी का स्टेट लाइबिलिटी, इतना हमको कर्ज है अपनी इकोनॉमी पे, 21%। ये 21%, लेकिन 25% से कम है, ध्यान रखना। ये 14 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 25% से कम होना चाहिए कर्ज, जो कि 25% से कम ही है, ठीक है। अब उसमें देख लेते हैं स्टेट लाइबिलिटी किसमें, ये करोड़ में देख लेते हैं हम लोग, ऊपर पढ़ा 21% है। ये टोटल कितना लिख लिए, टोटल है, ये भी जरूरी है, 1,98,700 करोड़ रुपये, इतना घाटा है टोटल अपना एस्टिमेटेड घाटा 2020-21 का। 19-20 का है 1,76,832 करोड़। विद उदय, हम विद उदय वाले स्कीम नहीं देखेंगे, विदाउट उदय, तो विद उदय है तो उदय वाली ही देखेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वही है बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ये है कैपिटल रेवेन्यू 74% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 26% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये इनका सही प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल। यानी टोटल बजट का 74% रेवेन्यू में खर्च होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और 26% लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं सैलरी एंड पेंशन एक्सपेंडिचर कितना है अपना स्टेट का, सैलरी में और पेंशन में कितना पैसा जा रहा है। तो 2020-21 वाला ही देखेंगे हम, उसका एस्टिमेट है 9,000 करोड़ रुपये हम पेंशन में देंगे,
जैसे विधवा पेंशन, विकलांगों की पेंशन, ठीक है, और बुजुर्गों की पेंशन में 27,000 करोड़ रुपए हम देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉई और अधिकारियों की सैलरी के अंदर। यानी 36,000 करोड़ रुपए हम किस में खर्च कर रहे हैं अपना, सिर्फ पेंशन और सैलरी के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, देखना ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब देख लेते हैं परसेंटेज में कितना है। ध्यान रखिए रेवेन्यू की परसेंटेज में देखेंगे, टोटल रेवेन्यू, इसमें कैपिटल वाला चेक कर रहे हैं क्योंकि सैलरी और पेंशन हमेशा रेवेन्यू के अंडर काउंट की जाती है, ठीक है। तो ये है लगभग 40% बनता है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। कौन सा, सैलरी और पेंशन। ध्यान रखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, आप सोच रहे हैं ज़्यादा है 40%, लेकिन 43% 2014-15 के अंदर अब 40% 40% हो चुका है, यानी कि कम ही हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सैलरी के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 40% पैसा खर्च कर देती है सरकार। और आप सोच रहे हो हमको सरकार नौकरी देगी, पहले उनके पास पैसा कम है, ठीक है, समझ गए होंगे। ये था बजट, ये स्टेट गवर्नमेंट का बजट था। अब कुछ इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं बजट के, जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो और बजट में बातें कही गई हैं। ये तो था इकोनॉमी के बेसिस पर, कितना इकोनॉमी डेवलपमेंट हो, कितना जीडीपी गिरी, कितनी बढ़ी। अब देखते हैं कितना क्या क्या मिला और क्या क्या मिला। की पॉइंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। की पॉइंट्स में सबसे पहले है ऑर्गेनिक एंड टाइप कल्टीवेशन विल बी एक्सपेंडेड इन। ऑर्गेनिक टाइप कल्टीवेशन एक्सपेंड की जाएगी 1 लाख एकड़ में अगले 3 सालों में। यानी 1 लाख एकड़ की भूमि में ऑर्गेनिक यानी कि बिना किसी केमिकल के खेती का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, सिंपल है। यानी ऑर्गेनिक खेती बिना किसी फर्टिलाइजर की, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, ठीक है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी प्रोविजन होगी, यानी जो फंड है भी कैसे यूटिलाइज, कैसे उसको लगाया जाए, कहाँ पे लगाया जाए, उसके लिए भी एक प्रोविजन होगा, उसके लिए भी कानून बनाया जाएगा। थर्ड क्या है, क्रॉप ड्रायर विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑल द मेजर मंडी ऑफ हरियाणा। यानी कि आपने देखा होगा जैसे किसान मंडी में लेके जाते हैं गेहूँ को, किसी भी क्रॉप को गिली हो जाती है, कई बार बारिश हो जाती है, कई बार भीग जाती है, ठीक है, ऐसे भी करके तो क्या लगाए जाएंगे, क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे जो सुखा देंगे किसको, फसल को, मान लेंगे सुखा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी क्या नाम है, फसल की कीमत कम नहीं होगी, तो उनका एंटायर पोर्शन है ये, दे कैन गेट द एंटायर पोर्शन ऑफ द क्रॉप विदाउट एनी कट। उनको यानी कि बिना कट के पूरा पोर्शन मिल जाएगा अपनी फसल का, यानी कि उनका ना कोई रेट कम होगा, न उनकी कोई फसल की बर्बादी होगी। ये अच्छी पहले सरकार की क्रॉप ड्रायर लगाएंगे हर मंडी के अंदर, मेजर मंडी के अंदर, ठीक है, बड़ी मंडियों में जो सुखा देंगे, तो पंखे लगे होते हैं, आपको देखा होगा, वही होते हैं क्रॉप ड्रायर। और क्या है, प्रोग्रेसिव फार्मर हु हैव अडॉप्टेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन विल बी सिलेक्टेड एज मास्टर ट्रेनर। आपने देखा होगा कुछ ऐसे किसान होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर, जो भी अलग अलग तरीकों से फसल उगाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या मतलब ये होता है, अलग अलग प्रकार की फसल उगाते हैं, उनको क्या बनाया जाएगा, उनको बनाया जाएगा मास्टर ट्रेनर, ताकि वो और लोगों को भी सिखा सकें, प्रेरित कर सकें अलग अलग किस्म की फसल उगाने के लिए, ठीक है। जैसे हम मशरूम उगा रहे हैं, एक केसर भी उगा रहे हैं कुछ, तो मान लो कुछ ऐसी फसल भी उगा रहे हैं हम यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर, उनको क्या बनाया जाएगा, मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, ताकि औरों को भी सिखा सकें वो, ठीक है। क्या करेंगे, दिस मास्टर ट्रेनर विल बी रिवॉर्डेड फॉर सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू द फार्मर। उनको इनाम भी दिया जाएगा अगर वो सिखाते हैं, प्रमोट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन और फार्मर के अंदर, तो उनको भी इनाम भी दिया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है जिससे किसान सीख पाएंगे नई नई किस्म की फसलें उगाना। द शॉर्ट बजट विल प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग हम
पढ़ भी लिया बच्चे, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, 20,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, ग्रांट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी पर एकड़, यानी हर एकड़ के अंदर, एक एकड़ के अंदर किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, किन्नू, गवावा, मैंगो, ऑर्चिड, यानी अब किन्नू का, अमरूद का और आम का बाग लगाओगे आप तो आपको 20,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार से सब्सिडी मिलेगी। पराली प्रोक्योरमेंट सेंटर वैल्यू सेटिंग ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर, जैसे ब्लॉक होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पराली प्रोक्योरमेंट सेंटर ना जाएंगे। जैसे पराली बच जाती है धान की फसल काटने के बाद, उसको प्रोक्योर किया जाएगा सेंटर पे, उसको जलाया नहीं जाएगा, उसको सरकार खरीदेगी। ठीक है, हर ब्लॉक में बनाए जाएंगे पराली प्रोक्योरमेंट सेंटर। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कुछ हिंदी में। पंजाबी भाषा को NSQF के अधीन लाया जाएगा। NSQF क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इससे पता चलता है कि किसी भी कोर्स का क्या स्कोप है, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी है, क्या पे उसको जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती। जैसे ITI के कोर्स होते हैं वो NSQF के अंडर आते हैं, लेवल 4 लेवल 5 इसके अंडर आते हैं। इनके लेवल बने हुए हैं NSQF के, लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक। लेवल 1 की सबसे छोटी जॉब होगी, लेवल 10 की सबसे हाई लेवल की जॉब होगी। तो पंजाबी भाषा को भी इसके अंडर लाया जाएगा ताकि इसका पंजाबी भाषा को हरियाणा में बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और क्या है, सिरसा की पन्नीवाला मोटा में राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज में अत्याधुनिक आदर्श कौशल केंद्र खोलेगा। इसमें क्या है, एक पन्नीवाला मोटा में क्या है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजकीय गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके अंदर क्या बनाया जाएगा, उस कॉलेज के अंदर मॉडल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यानी कि स्किल डेवलपमेंट का एक उसमें कोर्स खोला जाएगा, ये कह सकते हो। ठीक है, और क्या, बैसाखी पर नया रोजगार पोर्टल आरंभ किया जाएगा। बैसाखी अभी कुछ दिन पहले थी तो बैसाखी, और अभी खोला गया नहीं खोला गया पता नहीं, इसका जानकारी नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। खुलने का प्लान है सरकार का रोजगार पोर्टल, ताकि उस पर रोजगार संबंधित सारी जानकारी मिल सके। 1 लाख नई सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख, पता नहीं 1 लाख या 5 साल का लक्ष्य है, 1 साल में तो पूरा नहीं सकता, 5 साल का रखा है। खिलाड़ियों को खुराक भत्ता दिया जाएगा 250 रुपये। बीच जैसे खिलाड़ी होते हैं उनकी खुराक, जैसे डाइटिंग प्लान होता है उनके डाइट के लिए 250 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपनी फिटनेस ट्रेनिंग कंप्लीट अच्छी तरीके से कर पाएँ। और क्या खोला जाएगा, खिलाड़ियों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा ताकि वो खिलाड़ी ना अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकें। सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। और क्या है, सभी अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी शुरू होगी। जैसे सारे सरकारी अस्पताल में अपने सब में क्या होगी, कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि को भी कैंसर का मरीज दूर न जाना पड़े जिसको, जैसे अब दूर जाना पड़ता है, जैसे PGI वगैरह रोहतक में या चंडीगढ़ जाना पड़ता है, तो अब सभी अस्पतालों में स्टार्ट कर दी जाएगी कीमोथेरेपी कैंसर के मरीजों के लिए। देखें, दिल का दौरा जानलेवा ना हो। जैसे आपको पता हो दिल का दौरा पड़ने से तो तुरंत भी मृत्यु हो सकती है किसी भी इंसान की, तो क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कोई भी सार्वजनिक स्थल होंगे जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ पे सोर्बिट्रेट की गोलियाँ रखी जाएंगी। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उनको ये गोली दे दी जाएगी, जिससे क्या होगा, कुछ समय के लिए उनको राहत मिलेगी। ये गोली क्या करती है, ये दवाई, इसका काम क्या होता है, इन अपनी नस होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो उनको खोल देती है ताकि उसको रिलीफ मिल सके, अस्पताल पहुँचने तक का टाइम मिल सके, जिससे वो उसकी जान बचाई जा सके। हर सार्वजनिक स्थान पर ये प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सोर्बिट्रेट की गोलियाँ। 8वीं कक्षा के लिए दोबारा से बोर्ड की परीक्षा आरंभ की जाएगी। पहले 8वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं होती थी, 10वीं और 12वीं की होती थी, अब दोबारा से इसको 8वीं के लिए लागू किया जाएगा। मिड डे मील के अंदर लड्डू मिलेंगे
बेसन और दूध मिलेगा। एक दिन तो लड्डू बेसन मिलेगा और रोज़ क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। देखते हैं दूध में पानी कितना मिलेगा, वो तो बात की बात है। हम लेकिन अच्छी बात है, बच्चे पढ़ने तो नहीं जाते, कम से कम खाने तो चले जाएंगे, इस बहाने थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे। ठीक है, अच्छी पहल है ये भी, अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को स्कूल में। सब स्कूल में आर लगेंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आर फिल्टर प्लांट, पानी का साफ पानी पिए, बच्चे बीमार ना हो, इसके लिए आर लगाए जाएंगे सभी स्कूलों में। ठीक है, विज्ञान प्रोत्साहक भर्ती की जाएंगी। ये क्या होते हैं, जो विज्ञान को बढ़ावा देते हैं, वो टीचर होते हैं, जैसे विज्ञान को बढ़ावा मिलता है उनको बोलते हैं विज्ञान प्रोत्साहक। प्रमोट करेंगे विज्ञान के विषय को, भी विज्ञान का विषय लो आप, वैज्ञानिक गतिविधियों में रुचि पैदा करो। ठीक है, उनके लिए विज्ञान प्रोत्साहक, इसको बोलते हैं साइंस प्रमोटर। हॉस्टल में ऐसे छात्रों के लिए 20% सीटें आरक्षित की जाएंगी। जो ऐसे छात्र होते हैं हॉस्टल में रहते हैं, टोटल सीट्स में से 20% सीट उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जैसे मान लीजिए जिसकी परिवार की आय 1,80,000 से कम है, उनकी बेटियां फ्री पढ़ेंगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर। जिस परिवार की आय 1,80,000 सालाना से कम है, उनकी बेटियां फ्री पढ़ेंगी। ठीक है, ये आपको बता दिया। शिक्षा 15% हो चुका है, ये आपको बता दिया ये पॉइंट। 24 नई ITI खोली जाएंगी। ITI क्यों खोल रहा है सरकार, इसलिए ITI खोली जा रही है ताकि रोजगार बढ़ सके। सबको हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद कहा है। तो क्या कर सकते हैं, उनका कौशल का विकास कर सकते हैं ताकि वो छोटा मोटा खुद का काम कर सके। इसके लिए क्या खोली जाएंगी, 24 नई ITI खोली जाएंगी। ठीक है, बिजली के दाम कम कर दिए गए हैं। बिजली के दाम कम कर दिए गए हैं। कितने कम किए हैं, किसानों के लिए 7.5 रुपये प्रति यूनिट मिलती थी पहले बिजली, अब कितनी मिलेगी, सिर्फ 4.75 रुपये प्रति यूनिट मिला करेगी। ठीक है, ये आपको बताइए कितना बजट पेश हुआ है, ये भी पता ही है आपको, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कितना कर्ज बढ़ चुका है अपना, ये पढ़ चुके हैं हम। ये है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ, यानी कि मोबाइल वैन होती है, जैसे एम्बुलेंस होती है, ये खोली जाएंगी। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो जल्दी जा सकेंगे पशु को देखने। जैसे किसी जगह पे अस्पताल नहीं है गांव में, तो दूसरी जगह से एम्बुलेंस आ सकती है उस गांव में किसी पशु को देखने, उसको इलाज करने के लिए। ठीक है, इसको मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई यूनिट। ठीक, दूध उत्पादकों को सब्सिडी कितना बढ़ा दिया, 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर। जैसे डेयरी वाले होते हैं, जैसे उनको सब्सिडी मिलती है। जैसे प्लांट, दूध प्लांट और प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, वो पहले 4 रुपये मिलती, तब कितनी मिलेगी, 5 रुपये मिला करेंगे। ठीक है, 1 लीटर पे। प्रदेश में पहला सहकारी टेट्रा पैक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब टेट्रा पैक क्या होता है, टेट्रा पैक क्या होता है, जैसे आपने फ्रूटी की बोतल देखी होगी, फ्रूटी 10 रुपये वाली थी फ्रूटी, वो टेट्रा पैक के अंदर होती है। वो बोतल प्लास्टिक की नहीं होती, जिससे क्या वो प्लास्टिक में कमी आएगी। प्लास्टिक की बोतलें धीरे धीरे खत्म करने की योजना है सरकार की। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की योजना है, इसलिए क्या खोला जाएगा, टेट्रा पैक प्लांट खोला जाएगा, जिससे क्या वो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होता है टेट्रा पैक, जिससे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं होता। मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखो ये अमूल की बोतल है, ये दूध की, ये है टेट्रा पैक। ये प्लास्टिक की बोतल के अंदर नहीं है, टेट्रा पैक के अंदर है। ये होता है बायोडिग्रेडेबल, इससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, इसका प्लांट लगाया जाएगा। 4,000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें छोटे बच्चे अपना प्ले विद फन, लर्न विद फन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ, खेल के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। 500 नए क्या खोले जाएंगे, क्रैच।
क्रैच क्या होते हैं, जैसे जिनकी कामकाजी महिला होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब पे लगी हैं, प्राइवेट जॉब पे लगी हैं, उनको देखभाल करने के लिए उनके बच्चों की क्रैच खोले जाएंगे, जिससे उनके बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल हो सके। ठीक है। और 98 खंडों में क्या खोला जाएगा, मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी मिडिल स्कूल खोले जाएंगे खंडों में, 98 खंडों के अंदर। विज्ञान विषय पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क बस सुविधा, जैसे जो विज्ञान की पढ़ाई लेता है, जो नॉन मेडिकल या मेडिकल 11th के अंदर, उनका बस के अंदर किराया नहीं लगेगा, पास बनेंगे, फ्री पास बनेंगे। ठीक। हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में 10% सीट किसके लिए आरक्षित होंगी, महिलाओं के लिए। जैसे महिलाएं अपनी सब्जी बेचती हैं मंडियों में, उस टोटल जितनी सीट्स होंगी वहाँ पे अवेलेबल, उनमें 10% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे, ताकि उनको भी बढ़ावा मिले सामान अपना उत्पाद बेचने के लिए। ठीक है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण एक है, फार्मर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। उसमें क्या होता है, महिला सेल बनाई जाएगी, जिसमें क्या स्पेशल महिलाएं होंगी, उसके अंदर कोई पुरुष नहीं होगा। ठीक है। उसमें सिर्फ महिलाएं अपना डिस्कस करेंगे, किसान कल्याण प्राधिकरण के अंदर अलग से महिला सेल बनाई जाएगी, जिससे क्या वो महिला का सशक्तिकरण बढ़ेगा और अपना वो भी फैसले खुद ले सकेंगी। ये भी अच्छा पहले सरकार की तरफ से। जैसे कोई अभी है इसमें हैफेड गोदाम हो गया अपने, जहाँ पे सामान रखा जाता है, स्टोर हो गए, वेयर हाउस हो गए, कोल्ड स्टोरेज होगी, वहाँ क्या लगाया जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि चोरी ना हो सके। जैसे अनाज रखा जाता है, कोई चोरी कर लेता है कई बार, तो अब चोरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा दिए जाएंगे। 52 गोदामों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का योजना है पहले चरण के अंदर, आगे इसके बाद में लगाए जाएंगे बाकी में। आगे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर और सुगम बनाने के लिए क्या बनाएगी सरकार, 6 ROB बनाएगी। ROB क्या होता है, रेल ओवर ब्रिज, यानी कि फाटक खत्म करके रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं ROB। 6 ROB बनाए जाएंगे, रेलवे ओवर ब्रिज। ठीक है। जिससे क्या ना हो, ज़्यादा जाम न लगे, सीधा फ्लाई ओवर बना दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी पिंजौर में भिवानी में बाईपास बनाया जाएगा। कैथल में 4.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाने की योजना है। कैथल में 4.5 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड लाइन, जिससे क्या होगा, जो फाटक हैं उनके ऊपर से ही ट्रेन जाएगी, जिससे क्या होगा, ROB बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे ओवरब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कुरुक्षेत्र से निर्वाणा तक एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा, ये भी है। और लास्ट में है सोनीपत के बड़ी गांव में, पता ही आपको, रेलवे कोच फैक्ट्री बन रही है, जहाँ पर रेलवे के कोच निर्माण किए जाएंगे, उसके लिए 122 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ा हरियाणा का बजट और सारे उसके प्रावधान। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है। ओके, धन्यवाद।